नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं कि अपने जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान, तो इन भाई लोगों के साथ क्या चल रहा है। और काफ़ी मज़ेदार सी स्थिति बनी हुई है। एक बार अजीत डोभाल जी ने कहीं कहा था इन्हीं लोगों को समझाते हुए कि आप बस इतना याद रखिएगा कि जो कुछ आप कर रहे हैं ये हम आपसे 100 गुना बेहतर कर सकते हैं। तो ये इनको मैसेज था कि ये आतंकवाद और ये जो खुराफात आप लोग करते हैं, ये जिस दिन हम करने पे आ जाएंगे तो हम आपका जीना हराम कर देंगे, आपकी हम ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि बुद्धि का थोड़ा अभाव है इन लोगों में, तो इनको बात बोलने से समझ में नहीं आती है, इनको प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ता है। तो आजकल इनको वही डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है। मैं इसको कहता हूं कि ये डिसमेंटलिंग ऑफ पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी दिनों से शुरू है, सालों से शुरू है इनफैक्ट। और क्योंकि क्या है कि किसी भी देश को आप लड़के हरा सकते हैं, ये कर सकते हैं, मार पीट सकते हैं, 10 साल 20 साल के लिए वो शांत होगा, फिर उठ के खड़ा होगा, फिर आपको परेशान करेगा, फिर आप एक युद्ध लड़ेंगे, जो 75 साल से भारत पाकिस्तान करते आ रहे हैं। तो ये युद्ध युद्ध खेलना, लड़ाई लड़ाई खेलना, फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का बीच में कूद पड़ना, फिर सारी चीज़ों की लिपापोती हो जाना, उससे हमारी समस्या सॉल्व नहीं होती है। और भारत ने अब बड़ा एक क्लियर विजन ले लिया है कि हमको वापस उसी पोजीशन पे पहुंचना है जो एक्चुअली भारत जितने बड़े देश, हम मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, हमारी चौथी सबसे बड़ी, तीसरी या चौथी रैंक पे आर्मी आती है, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उस लिहाज से डिप्लोमेसी से लेकर के बाकी सारी जगहों पे मान सम्मान हर चीज़ के मामले में भारत का अपना एक रुतबा और एक स्थान होना चाहिए दुनिया में, जो अब तक नहीं था। तो भारत आज की डेट में उस चीज़ को अचीव करने के लिए पूरी जोर शोर से लगा हुआ है। अब इस सारी कड़ी में क्या था कि पाकिस्तान हमारे मतलब गले में बंधा हुआ वो चक्की का पत्थर कह लीजिए, या पैर में बंधा हुआ पत्थर टाइप का था, जिसके रहते हुए हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा कर पाने की स्थिति में नहीं थे। मतलब थोड़ा सा इंडिया सुधरने और संभलने की कोशिश करता तो ये इनकी तरफ से खुराफातें शुरू हो जाती। अच्छा, पाकिस्तान की खुद की इतनी हैसियत या औकात तो नहीं है, लेकिन भारत को रोकने के लिए जो शक्तियां उत्सुक रहती हैं, उसमें अमेरिका भी है, उसमें रूस भी है, उसमें चीन भी है, सभी। कोई नहीं चाहता है कि एक शक्तिशाली देशों का जो एक आप कह लें कि क्लब है या एक ग्रुप है, तो उसके अंदर एक नया मेंबर जुड़ जाए, तो ये कोई नहीं चाहता है ना। तो वो हर कोई कोशिश करता है अपने अपने स्तर पे कि किसी तरीके से भारत को रोक दिया जाए। यही सारे देश मिल करके पाकिस्तान को अक्सर सपोर्ट करते आते थे। कभी कोई कर देता था, कभी कोई कर देता था, और पाकिस्तान का पूरी जिंदगी उद्देश्य सिर्फ ये था कि उसको भारत से एक दुश्मनी चलानी है, निभानी है, बना के रखनी है। क्योंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, एक्चुअल जो पाकिस्तान आर्मी है, उसको ये पता है कि अगर हम भारत से दुश्मनी खत्म कर देंगे तो कुछ समय के बाद पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग में सवाल उठने लगेगा कि भाई अगर भारत से कोई दुश्मनी नहीं है तो हम अलग देश बन के बैठे क्यों हैं। ठीक है, आप आज भी देखेंगे तो अगर ये दुश्मनी का चूरन इनके दिमाग में ना घुसेड़ा जाए पाकिस्तानियों के, तो पाकिस्तानी भारत की फिल्में देखते हैं, भारत के टीवी सीरियल देखते हैं, वहाँ की महिलाएं जो हैं वो भारत की तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हैं, वो यहाँ के सीरियल और फिल्मों के हिसाब से अपना फैशन सेलेक्ट करती हैं। उनकी शादियाँ जो होती हैं उनमें जो रस्में हैं वो पूरी भारत की रस्में हैं। जो इस्लामी रस्में तो कहें वो एक अलग हैं, वो इस्लामी रस्म तो कुछ होती नहीं खास, लेकिन हल्दी मेहंदी और ये सब दुनिया भर की जो रस्में भारत में होती हैं, भारतीय हिंदू शादियों में, वो रस्में वो लोग आज भी मनाते हैं। कपड़े वगैरह भी वो उसी हिसाब से बनवाते हैं, रंग बिरंगे और कलरफुल, जो कि नॉर्मली इस्लामी शादियों में नहीं होते हैं। तो दिलो दिमाग से वो लोग आज तक एक अलग मजहब के नहीं बन पाए हैं।
उनको जबरदस्ती मार के मुसलमान बना के रखा गया है, वो आप कह सकते हैं। उनके दिमाग में कंटिन्यूसली ये चीज़ें फीड की जाती हैं, कट्टर बनाया जाता है उनको, और वो इसीलिए बनाया जाता है कि अगर ये सब ना किया जाए तो वो धीरे 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 शिफ्ट होकर के अपने हिंदू रूट्स की तरफ अपने आना शुरू हो जाएंगे, और हो सकता है बहुत सारे लोग कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। भारत में भी जो मुस्लिम सोसाइटी है उसके अंदर यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज की डेट में मौलानाओं को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि एक तो उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि टेक्निकल सवाल आने लगे हैं, जो एक एक्स मुस्लिम मूवमेंट आ गया उसके कारण और ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ रहा है। वरना अदरवाइज भी जो पढ़ा लिखा तबका है, क्योंकि भारत में एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो जो समझदार मुस्लिम हैं वो अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दिलवा रहे हैं। अब मॉडर्न एजुकेशन में जो बच्चे आते हैं वो बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जब इस्लामिक स्टडीज़ को उनको थोपा जाता है तो वो फिर उस पर सवाल करते हैं कि धरती चपटी क्यों है, भाई साइंस तो ऐसा कहता है। तो प्रॉब्लम्स यहाँ भी आ रही हैं। तो अब उस चीज़ को होल्ड कर पाना थोड़ा इनके लिए मुश्किल हो रहा है। अब आते हैं पाकिस्तान में। तो भारत में जब से ये सरकार आई मोदी की, तो इन्होंने इसको बड़ा प्रोसेस के तरीके से हैंडल किया कि भाई पाकिस्तान का इलाज क्या है। तो बोला पाकिस्तान का इलाज ये है कि या तो इनको मिलिट्री तरीके से दबा कुचल के ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन उसमें अपना नुकसान भी बहुत होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन लोगों ने 75 साल में कुछ अगर बनाया है पाकिस्तानियों ने, तो पाकिस्तानियों ने सिर्फ फौज बना ली। अपना साल का पूरा आप समझ लीजिए 75-70% बजट उनकी फौज के ऊपर खर्च होता है। तो मिलिट्री सॉल्यूशन जो है उसमें दोनों तरफ से भारी नुकसान होता, प्लस उनके पास न्यूक्लियर वेपन भी है, और मिलिट्री लीडरशिप को अगर लगता कि हम सब कुछ हार रहे हैं तो वो न्यूक्लियर वेपन के ऑप्शन पे चले जाएंगे, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा, और जवाब में अगर भारत को करना पड़ेगा तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर के मिलिट्री सॉल्यूशन कोई बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं था। फिर दूसरा इलाज ये था कि इनका किसी तरीके से विखंडन कर दिया जाए, टुकड़े कर दिए जाएं पाकिस्तान के, पाकिस्तान नाम की एंटिटी को ही खत्म कर दो। तो उसके लिए कुछ चीजें बड़ी जरूरी थी। पहली चीज थी कि जो भी इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन है पहले वो खत्म कर दी जाए। हमें ये मालूम था कि इनको इधर उधर से बहुत मदद मिलती है, लेकिन होता ये है कि ये लोग खा पी रहे हैं, पहन रहे हैं, सब अपने दम पे वो सब कर ले रहे हैं। तो बाहरी मदद जो है, ऊपर वाला जो बाहर वाला जो है, वो इनको जो थोड़े बहुत पैसे खुराफात के लिए दे रहा है, ये जा करके खुराफात कर देते थे। अब स्थिति ये हो गई कि इनका खाना पीना रुक गया है। तो अब इनको कोई मदद आती है, कोई बोलता है ये लो 100 रुपए इंडिया के साथ पंगे करो, तो 80 रुपए की तो ये रोटी खा लेते हैं। अब बचे 20 रुपए, तो 20 रुपए का काम करके आते हैं, सामने वाला बोलता है यार 100 रुपए दिए, तुमने इतना सा काम किया इंडिया के खिलाफ। तो अब वो वायबिलिटी नहीं रह गई। अब किसी को विदेशी ताकत को अगर इनसे कोई काम कराना है तो पहले इनको खिलाना पिलाना है, जब इनका पेट भर जाएगा तो फिर ये काम करेंगे। तो वो खर्चा जो है वो कई गुना बढ़ चुका है। तो अब इनसे चाइना भी दूर भाग रहा है, सऊदी अरब भी दूर भाग रहा है, अमेरिका भी दूर भाग रहा है, इनके हाथ कोई लगा नहीं रहा है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान की कहानी पे। तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी को लेकर के तो भारत ने पहला काम जो किया वो किया कि नोटबंदी कर दी। नोटबंदी करने का रीजन ये था कि पाकिस्तान का जो आर्मी और उसका एस्टेब्लिशमेंट है, आईएसआई है, इनका मेन बिजनेस जो था वो स्मगलिंग है, आज भी है। मेन बिजनेस स्मगलिंग है, और आईएसआई तो इतनी पावरफुल हो गई है कि वो अच्छा खासा मतलब बजट आज की डेट में वो आर्मी के पैरेलल में एक संस्था बन चुकी है, क्योंकि वो ये स्मगलिंग के धंधे से इतना पैसा जनरेट करती है कि उसे लिटरली आर्मी से कुछ ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले एक जमाने में आईएसआई आर्मी का एक डिपार्टमेंट होता था, जिसको आर्मी से बजट मिलता था। आर्मी का जो चीफ होता था वो डिक्टेट करता था कि ये लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि
आज सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसको पाकिस्तान आर्मी अगर 2-4 साल पैसे नहीं देती तो भी वो अपना खर्चा चला लेते, क्योंकि वो स्मगलिंग से इतना पैसा कमा रहे थे। इनफैक्ट आईएसआई से अच्छा खासा मोटा पैसा आर्मी के जनरल को मिलता था, वो इतना पैसा जनरेट करते थे। अब कैसे करते थे? अफगानिस्तान से अफीम पैदा करवाते थे, उस अफीम को लाते थे खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर में, यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती थी, उसके रिफाइनमेंट किया जाता था, ड्रग्स बनाई जाती थी, दुनिया भर की चीज़ें होती थी। फिर वो लेकर के आते थे पाकिस्तान क्रॉस करके पंजाब और दूसरे बॉर्डर्स पे इंडिया के, और यहाँ से उसको कई गुनी कीमत पे इंडिया भेजते थे। यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत बार ये बोला है कि जो टेररिस्ट मारे गए या पकड़े गए उनके पास से अच्छी खासी क्वांटिटी में ड्रग्स मिला। होता ये था कि अब किसी को आपने 1 किलो कोकेन या हेरोइन का पैकेट दे दिया कि भाई ये ले जाना और वहां पे फलाना आदमी मिलेगा, उसको ये पैकेट दे देना, वो तुमको पैसे दे देगा। ये टेररिस्ट वो पैकेट लेकर के आ गए, यहाँ पे जहां उनको बताया गया है वहां पे वो पैकेट पहुंचा दिया, उनको 30-40 लाख रुपए 1 किलो का मिल गया। और आईएसआई को वो 30-40 लाख रुपए का पैकेट बनाने में खर्चा कितना आया? वो 30-40 हजार का खर्चा आया। और उस 30-40 लाख रुपए से वो आतंकवादी महीनों भारत में घूम घूम करके कुछ भी खुराफात कर सकता है। तो ये इनका एक पूरा सिस्टम बना हुआ था। अच्छा, दूसरा जो एक किस्सा है जिसका कि कोई मतलब ऑफिशियल वो नहीं हो सकता है, वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है, लेकिन कड़ी से कड़ी जोड़ करके जो लोगों ने कहा है, और आप कड़ियों से कड़ियां जोड़ेंगे तो आपको भी यही नतीजा मिलेगा कि मतलब 2+2 क्या होता है मैं नहीं बताऊं आपको, तो आप खुद ही जोड़ लेंगे कि भाई 4 ही होगा। तो होता यह है कि ईरान एक ऐसी प्रिंटिंग मशीन ऑर्डर करता है, इंटीग्लो करके कुछ कंपनी है, मैं पहले भी बता चुका हूं, जिसपे कि हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग होती है, नोट छापे जाते हैं। यही सेम मशीन, यही मॉडल भारत की जो सिक्योरिटी प्रेस है उस पे भी लगी हुई है, वो भी इसी मशीन पे भारत के करेंसी नोट्स छापती है। ये मशीन ईरान खरीदता है और 5-7 साल के बाद वो लोग बोल देते हैं कि ये बेकार हो गई, कंडम हो गई, इसको स्क्रैप में, कबाड़ में वो बेच देते हैं। अब खरीदती है पाकिस्तानी कंपनी, अब कबाड़ के कहने के हिसाब से वो उस मशीन को, क्योंकि हाई सिक्योरिटी मशीन है तो उसके टुकड़े टुकड़े करके बेचे जाते हैं, लेकिन वो टुकड़े ऐसे किए जाते हैं कि ये लोग लाते हैं और यहाँ लाके असेंबल कर लेते हैं पाकिस्तान में। फिर डेलारू करके एक कंपनी है जो शायद स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड है, उसका मेन ऑफिस वगैरह इंग्लैंड में है। तो डेलारू हाई सिक्योरिटी पेपर बनाती है और इंक्स बनाती है जो नोट छापने के काम में आते हैं। अब ये यूपीए के टाइम में डेलारू को अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और बाद में खबर आती है कि डेलारू को ही पाकिस्तान ने भी पेपर और इंक सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जबकि डेलारू को भारत के कॉन्ट्रैक्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था और भारत की सरकार को इस पर आपत्ति लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा भारत की सरकार नहीं करती। नतीजा, जो पेपर हमको आ रहा है, जो इंक हमको आ रही है हमारे नोट छापने के लिए, जो मशीन हमारे पास है वही मशीन पाकिस्तान के पास है, वही पेपर पाकिस्तान के पास पहुंच रहा है, वही इंक पाकिस्तान के पास पहुंच रही है। यहां तक कि डेलारू हमको सिक्योरिटी थ्रेड सप्लाई कर रही है और वही कंपनी पाकिस्तान को अच्छा खासा क्वांटिटी में पेपर सप्लाई कर रही है। इंडियन सीक्रेट एजेंसीज जो हैं जब ये इन्वेस्टिगेट करती हैं इस इशू को, तो उनको ये पता चलता है कि पाकिस्तान को जितनी अपने नोटों की खपत के लिए कागज की जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा कागज पाकिस्तान डेलारू से खरीद रहा है। इसकी भी सरकार को सूचना दी जाती है कि वहां कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन भारत की सरकार के कान में जू नहीं रेंगती है। बातें यहां तक होती हैं कि 500 के नोट का तो कंफर्म है कि इसकी जो डाई होती है ओरिजिनल, जो जिससे प्रिंटिंग की जाती है डिजाइन, वो भी चोरी हो चुकी है। लेकिन
भारत की सरकार कुछ नहीं करती है, ये यूपीए की सरकार थी जिसके चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। ये उस पीरियड का खेल है। तो 14 में जब ये सरकार आती है और 14 में आने के बाद इनका एक कदम होता है नोटबंदी। और उस नोटबंदी से आपने देखा होगा, आज तक नोटबंदी बोल दें तो भारत के अंदर भी बहुत सारे लोग बहुत जोर से तड़पते और बिलबिलाते हैं। कुछ लोगों को तो आज भी ये सपना आता है कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम नोटबंदी का फैसला बदल देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो क्यों कर देंगे? इसलिए नहीं कर देंगे कि वो इनके पास अभी पुराने नोट पड़े होंगे और वो उसको चला लेंगे, इसलिए नहीं। इसलिए कि पुराने वाले नोट जो हैं उनको छापने की पूरी व्यवस्था आज भी वहां रखी हुई है पाकिस्तान में। यहां पे वो नोट लीगल हो जाएंगे और वहां से कंटेनर भर भर के छप के आने लगेंगे और सबकी मौज मस्ती शुरू हो जाएगी। तो वो भारत एक फैसला लेता है नोटबंदी का, और उसके बाद आप देख लें 2016 के बाद से साल दर साल पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश होती जा रही, गिरती जा रही। वो लोग मतलब एक कदम, दो कदम, तीन कदम बहुत तेजी से पिछले 8 सालों में ऑलमोस्ट आज, हाँ 16 से 6 22, आज 7वां साल चल रहा है। 7वें साल में पाकिस्तान कंगाली के मुहाने पे खड़ा हुआ है। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है कि वहां तालिबान की सरकार आ जाती है अफगानिस्तान में। उन्होंने आते ही क्या किया? उन्होंने पूरी अफीम की जो खेती होती थी वहां पे वो 95% खत्म करवा दी। तो पाकिस्तान को वहां से दिक्कत होने लगी। अब पाकिस्तान का, जैसे मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान की जो अस्तित्व है उसकी जड़ जो है, या कह लीजिए कि एक गोंद जो है जिसने इस पूरी चीज को चिपका के एक साथ जोड़ के रखा हुआ है, वो पाकिस्तान की आर्मी है। उसने अपनी ताकत से, अपनी फोर्स से और अपने वो ब्रेन वॉश करने का वो है इनका सिस्टम है पूरा, मदरसों का, मौलवियों का, इनका जो पूरी एक फौज बना रखी है। तो पाकिस्तान आर्मी का पूरा एक जो मोटो है वो ये है कि हम इस पाकिस्तान को एक रखें और इसके ऊपर हम अपनी सत्ता बनाए रखें। तो पाकिस्तान जिस फॉर्म में आज की डेट में है, पाकिस्तान का जो नक्शा है ये तब तक टिका रहेगा जब तक वहां पे पाकिस्तान की आर्मी सरवाइव करेगी। आर्मी उसकी जान है पाकिस्तान की। अब आर्मी में आते हैं तो आर्मी की ताकत क्या है? आर्मी कैसे पाकिस्तान के ऊपर इतना कंट्रोल बना के रखी हुई है? तो आर्मी की ताकत है आईएसआई, उनकी जो सीक्रेट एजेंसी है। आईएसआई का पूरा काम क्या है? यही मैंने बताया आपको, ड्रग्स स्मगलिंग, इससे जो पूरा पैसा जनरेट करती है आईएसआई, उसको यूज करती है टेररिज्म में, ये रेडिकलाइजेशन में, ये मुल्ले मौलवी मदरसे, इनको फंडिंग करने में, इनके फौजें बनाने में मदरसों की, ठीक है ना। तो आईएसआई, इसके अलावा जो वहाँ के पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के, हर पॉलिटिशियन के फोटो, वीडियोस, ऑडियोज, पता नहीं क्या क्या ब्लैकमेल करने के साधन बना के रखे हुए हैं। पूरी उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो उनकी मीडिया इंडस्ट्री है, जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, मतलब हर चीज़ पे पाकिस्तान के आईएसआई का कंट्रोल है। पाकिस्तान की टेलीविजन इंडस्ट्री जो है, मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, उसकी हर दूसरी एंकर आप समझ लीजिए पाकिस्तान की आईएसआई की एसेट है, उसके काम करती हैं। ये हनी ट्रैप के लिए भी इनको यूज करते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस के साथ इन फीमेल एंकर्स के अफेयर्स होते हैं। अब अफेयर्स होते हैं तो उसके बाद उनके साथ फोटोग्राफ्स और वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें आईएसआई को मिल जाती हैं, जिससे ये इन पॉलिटिशियंस को भी ब्लैकमेल करते हैं, अपने देश के अंदर भी, विदेशों में भी। तो आईएसआई जो है ये पाकिस्तान आर्मी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एसेट है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि डिसमेंटलिंग पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो है, इसमें पहला स्टेप लिया गया कि उनको इकोनॉमिकली खोखला कर दिया गया। अब हुआ ये कि
पाकिस्तान के अंदर दो इकोनॉमीज चलती थी। एक तो उनकी जो नॉर्मल दिखती हुई इकोनॉमी है, जिसमें लोग टैक्स देते हैं, टैक्स से देश चलता है और काम होता है ना। और एक ब्लैक इकोनॉमी थी, 2 नंबर की इकोनॉमी, जो ड्रग्स और ये और वो स्मगलिंग के धंधे से होती थी, जिसका मेन करता धरता आईएसआई होती थी। तो अब क्योंकि दो तरफ से इनको पैसा और इनकम होती थी तो सब कुछ चल रहा था। अब मेन वाली जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने लगी, क्योंकि ये 2 नंबर वाली जो इकोनॉमी, जैसा मैंने बोला, इंडिया ने नोटबंदी कर दी, उधर अफगानिस्तान ने ड्रग्स की खेती जो है उस पर रोक लगा दी, तो इनकी ये 2 नंबर वाली इकोनॉमी जो है ये चरमराने लगी। जब ये चरमराने लगी तो जोर पड़ा 1 नंबर वाली इकोनॉमी पे। फिर भारत ने इनके जो उड़ी और बाकी हमलों के कारण यहाँ से पूरा ट्रेड ठप कर दिया। उसके अलावा भारत ने इनको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया। भारत ने इतना हमला किया इनके ऊपर कि ये आतंकवादी मुल्क है कि लोगों ने इनसे बात करनी बंद कर दी, अलग अलग देशों ने। तो ये उसमें बेचैन हो गए, परेशान हो गए। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो इकोनॉमिकली इनको आइसोलेट करने के बाद अब आती है बारी कि अच्छा, आईएसआई को काफ़ी वीकेंड कर दिया इन 7 सालों में, क्योंकि उनका मेन इनकम सोर्स जो थे वो बिगड़ गए। अच्छा, अब होता क्या है कि आईएसआई के दूसरा जो ताकत है वो मैंने बताया आपको, रेडिकल, ये जिहादी ग्रुप, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मदरसे, मौलवी, मौलाना, इन सबको आईएसआई कंट्रोल करती है। और ये सब मिलकर के पूरी पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है उसका ब्रेन वॉश करते रहते हैं। जिहाद और ये और वो, भारत दुश्मन, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, कश्मीर हमारा है, लेके रहेंगे, ये सब भाषणबाजी, ये मौलवी वगैरह, ये हाफिज सईद टाइप के लोग वहाँ पे फैलाए रहते हैं पाकिस्तान में। वहाँ की पब्लिक उसमें लगी रहती है, पढ़े लिखे कम हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ मदरसे वगैरह में पढ़ते हैं, और वहाँ पे ये मौलवी मौलाना जो हैं आईएसआई के द्वारा पाले हुए ये सब करते थे। अब हो क्या रहा है, पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर अज्ञात हमलावरों ने कुछ 22 लोगों को निपटाया है। पाकिस्तान में भी हैं और वर्ल्ड वाइड भी हैं। कुछ कनाडा में 1-2 लोग मारे गए हैं, एक आध को इटली में मारा है, बाकी मोस्टली पाकिस्तान के अंदर मारे गए। तो ये सारे के सारे जो हैं ये इनके जिहादी तंजीमों वाले हैं। तो आईएसआई के ऊपर एक चोट क्या हुई, एक चोट हुई कि उनकी पूरी ये 2 नंबर की एक्टिविटी रुक गई, जिससे उनकी फंडिंग रुक गई। अब फंडिंग रुकने के बाद क्या एक्टिविटी हुई, तो ये एक्टिविटी हुई कि इनके देश के अंदर आज की डेट में हर दूसरे दिन एक ना एक कोई जिहादी आतंकवादी मारा जा रहा है। इससे हो क्या रहा है, पाकिस्तान की पब्लिक सवाल करने लगी है कि भाई आईएसआई क्या कर रही है। ये लोग उस मुसीबत में हैं कि ये नहीं बोल सकते हैं कि भारत करवा रहा है या रॉ करवा रही है, क्योंकि आप ऐसा बोलोगे तो पब्लिक पूछेगी कि तुम क्या कर रहे हो। रॉ इतनी ताकतवर हो गई कि भारत पाकिस्तान के अंदर लगातार 20-22 लोगों को निपटाती चली जा रही है एक के बाद एक, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मजे की बात है ये उनको पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। अब यहां तक आपको बात आ गई होगी समझ में। इंटरनेशनल तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर दूसरी एक समस्या क्या है कि वहां पठान और पंजाबी, ये एक दो फाड़ टाइप की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, इमरान खान पठान है और इमरान खान बहुत पॉपुलर है। प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों ने इमरान खान को जेल में डाला हुआ है। अब इमरान खान, पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है उसका 18 से अगर 35 साल का ग्रुप देखा जाए तो 50% पॉपुलेशन इस ग्रुप में आती है, 18 से 35 के ग्रुप में। और ये ग्रुप पूरी तरह से इमरान खान का फैन है। तो अगर आज इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान फुल मेजॉरिटी के साथ फिर आ जाएगा सत्ता में। और वो अपने आप को पठान बोलता है, उसके तालिबान से बड़े अच्छे संबंध हैं, उसके पाकिस्तान आर्मी से, खासतौर से ये पंजाबी लॉबी जो है उससे 36 का आंकड़ा है। तो वो ये बड़ी दुविधा और मुसीबत में फंस गए हैं और पाकिस्तान की इस समय स्थिति बिगड़ती जा रही है दिन पर दिन। अभी एक किस्सा सामने आया कि
आपको ध्यान होगा इमरान खान ने जब इसकी सरकार गिराई जा रही थी तो ये कागज लेकर के लहराता था कि ये देखो मेरे राजदूत ने मुझे वहां से चिट्ठी जो भेजी है उसमें ये कहा है कि उसको बुला करके यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि इमरान खान को पावर से हटाओ। अच्छा, ये किस दिन की बात, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? तो ये कहानी शुरू होती है कि इमरान खान रूस की यात्रा करता है। रूस वो उसी दिन जाकर के पहुंचता है, लैंड करता है जिस दिन रूस रशिया के या यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करता है। और ये आकर के वापस रूस को कंडेम नहीं करता, कुछ नहीं करता, एक न्यूट्रल सी पोजीशन ले लेता है। वहां से स्थिति बिगड़ने लगती है। फिर अमेरिका अप्रोच करता है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को और कहता है कि इस आदमी से पीछा छुड़ाओ, ये आदमी रशिया के फेवर में बात कर रहा है, न्यूट्रल टाइप की बात कर रहा है, ये नहीं चलेगा, हमको चाहिए पाकिस्तान का सपोर्ट यूक्रेन के खिलाफ। अब पाकिस्तान आर्मी जो है उस समय बाजवा जनरल, वो उसको जैसे ही ये पता चलता है कि अरे अमेरिका को सपोर्ट चाहिए हमारा, मतलब उसके आंखों में वो डॉलर साइन दिखाई देने लगता है। उसको समझ में आ जाता है कि वाह वाह वाह, मनी मनी मनी, पैसा आने वाला है। तो ये लोग लग जाते हैं इमरान खान को निपटाने में और निपटा देते हैं। और वो शहबाज शरीफ को ढूंढ के जोड़ तोड़ करके लाके किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर बना देता है बाजवा। खबर ये है कि पाकिस्तान का ये लड़ाई शुरू होने के पहले, रशिया यूक्रेन लड़ाई शुरू होने के पहले हथियारों का, वेपन्स का कुल एक्सपोर्ट 16-17 मिलियन डॉलर के आसपास था, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन ये लड़ाई शुरू होती है और पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट होता है वो होता है 425 मिलियन डॉलर के आसपास, जिसमें डायरेक्टली फर्स्ट उसमें ही 350 के करीब 350 मिलियन डॉलर के आसपास तो इमीडिएटली चालू हो जाता है इमरान खान के जाते ही पाकिस्तान का एक्सपोर्ट यूक्रेन को, हथियारों का। और इनका दोगलापन देखिए, हथियार सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को, वो हथियार गोला बारूद बेसिकली सप्लाई कर रहे थे, 155 mm की तोप की शेल जो होती है, वो कोई बहुत हाईटेक चीज़ नहीं है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से चला आ रहा वो है, एम्यूनिशन है, लेकिन इफेक्टिव है, सस्ता पड़ता है, कारगर है, रिलायबल है, तो इसलिए आर्मीज भर भर के इसको यूज़ करती हैं और हर आर्मी के पास 155 mm की तोपें हैं। अब अमेरिका के साथ प्रॉब्लम ये थी कि युद्ध होता है तो जिस रेट से चीज़ों को खपत होती है, ये एम्यूनिशन की, गोला बारूद की, उस रेट से उनके यहाँ प्रोडक्शन नहीं था। तो वो चाहते थे कि जितने जहाँ जहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ हैं सब जगह से माल उठा करके यूक्रेन सप्लाई किया जाए, तो वो पाकिस्तान को इसमें लाते हैं। और इंटरसेप्ट करके एक वेबसाइट है जिसने कि अभी अगस्त में मेरे ख्याल से वो साइफर रिलीज किया है जो इमरान खान बोल रहा था। तब सबने बोला कि अरे फालतू की बकवास कर रहा है, अमेरिका को क्या पड़ी है पाकिस्तान की सरकार गिराने की। अभी अगस्त में ये बात कंफर्म हुई है, इंटरसेप्ट अमेरिका की ही वेबसाइट है और उसने लीक किया है वो डॉक्यूमेंट कि सही में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसने ऐसा कहा था कि इमरान खान को या तो लाइन पे लाओ और या इसको बाहर करो। और उसके बाद इसको बाहर किया गया और बाजवा ने जाकर के वहाँ मीटिंगें की हैं और इमरान खान के बाहर होते ही इंग्लैंड के ग्लोमास्टर प्लेन्स जो हैं, मिलिट्री कार्गो प्लेन्स, वो रोज़ के चक्कर लगाने लगते हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान से ये एम्यूनिशन लेकर के पोलैंड वगैरह में जाकर के यूक्रेन के लिए सप्लाई शुरू कर देते हैं। और इसमें 450 मिलियन 425 मिलियन डॉलर का माल पाकिस्तान कमाता है। वो पैसा कहाँ गया वो पाकिस्तानियों को नहीं पता चलता है। उनकी आर्मी इस टाइप की जो डील करती है वो नहीं पता चलता है। लेकिन कुल मिलाकर के आज स्थिति ये है कि पाकिस्तान आर्मी के हाथ से धीरे धीरे पाकिस्तान फिसल रहा है। तालिबान लगातार पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इनकी आर्मी के ऊपर, इनके एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। डेरा गाजी खान में इनका जो न्यूक्लियर प्लांट है बहुत बड़ा, उसके अंदर हमला हुआ। इनके मियांवाली एयरफोर्स बेस के ऊपर हमला हुआ है।
और ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने डेरा गाजी खान के जो उस न्यूक्लियर प्लांट में हमले के लिए बोला कि नहीं नहीं वो तो गेट पर कोई फट गया। पहले इन्होंने बोला कि वो सुपरसोनिक प्लेन की सोनिक बूम थी। बाद में इनको मानना पड़ा कि नहीं वो एक्चुअली कोई धमाका हुआ था, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ था, लेकिन गेट पे ही वो फट फुट गए और ऐसा हुआ। बाद में जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं उन्होंने जो सैटेलाइट इमेजेस भेजी उससे सामने आया कि नहीं जी धमाका तो अंदर हुआ था कॉम्प्लेक्स के अंदर से 10-12 दिनों तक काला गहरा धुआं निकलता रहा, तो मतलब कुछ तो बड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर नॉन स्टॉप बड़े और गंभीर अटैक तालिबान कर रहा है। आज की डेट में भी अटैक हुए, मतलब डेली कहीं ना कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है। पाकिस्तान आर्मी की इमेज मिट्टी में मिलती जा रही है। पाकिस्तानियों को समझ में आ रहा है कि ये अपने खुद को नहीं बचा पा रहे हैं तो हमको क्या बचाएंगे। और धीरे 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 वहाँ पे पाकिस्तान से अलग होने की जो मुहिम चल रही थी, सिंध की अलग चल रही, बलोचों की अलग चल रही, पख्तूनों की अलग चल रही, वो चल रही। और उस पर से पाकिस्तान ने ये जो इनको पश्तूनों को, पठानों को पाकिस्तान से भगाने का एक फैसला कर लिया, ये इनकी कब्र में आखिरी उसका काम कर रहा है। हालांकि अभी अमेरिका ने इनके ऊपर दबाव डाला है तो इन्होंने उनको बाहर निकालने की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर कर दी है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन डिसमेंटलिंग ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छे से चालू है और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है मोस्ट प्रोबेबली हमारी ही तरफ से, और इसमें जो सपोर्ट मिल रहा है वो काफ़ी जगहों से इंटरनेशनल सपोर्ट भारत को मिल रहा है। तो कब तक चलेगा, क्या होगा, ज़्यादा समय की बात नहीं है। लास्ट फेज़ या सेकंड लास्ट फेज़ में ये चीज़ चल रही है, 1-2 साल की बात और है। तो देखते जाइए, इंतज़ार करिए। जय श्री राम, नमस्कार।